स्टूडेंट, आज फिर से काफ़ी लंबे टाइम के बाद हम मिल रहे हैं और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल में एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। हम इससे पहले जो लेक्चर्स हमने लिए थे, यानी कि अब से 10-15 दिन पहले, तब हमने बात करी थी प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, यानी कि एल्कोहल, फिनोल और ईथर का जो हमारा पार्ट है उसको हम आगे शुरू कर रहे हैं। तो बच्चे, अगर हम बात करें कि फिनोल जो है दे आर एसिडिक इन नेचर, इसको आप कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, फिनोल जो है, अगर इसकी रिएक्शन आप सोडियम मेटल से करवाते हैं, देन व्हाट हैपन, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फिनोक्साइड टेक प्लेस एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस टेक प्लेस। मीन्स यहाँ से ये पता चलता है कि सोडियम मेटल यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पा रहा है। इट्स मीन दैट फिनोल्स कैन रिलीज हाइड्रोजन, इट्स मीन दैट दे आर एसिडिक इन नेचर। इनफैक्ट फिनोल इतने अच्छे एसिड हैं कि वो बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। मींस NaOH के साथ रिएक्शन करके सेम फिनोक्साइड आयन बनाएंगे और साथ में किस चीज की फॉर्मेशन करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ वाटर। मींस दीज आर एसिड, दे रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो ये रिएक्शंस प्रूव करती हैं कि फिनोल्स क्या है, दीज आर एसिडिक इन नेचर। मुझे अगर हम बात करें, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी कि अल्कोहल जो होते हैं दे आर वेरी वेरी वीक एसिड, इतने वीक कि लिटमस टेस्ट भी पॉजिटिव नहीं देते हैं। बट फिनोल्स दे गिव पॉजिटिव लिटमस टेस्ट। इट्स मीन दैट एसिड की तरह ये भी ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देते हैं। मींस दे शो एसिडिक बिहेवियर। तो ये मेटल के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी कि मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके सोल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। तो हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप ये कह सकते हो कि फिनोल जो है वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं। जबकि हमें मालूम है फिनोल के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये पूरा का पूरा बेंजीन में रेजोनेंस शो कर सकता है। तो लेट वी टॉक अबाउट एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। तो इसके लिए वी हैव टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। तो फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वैसे तो आप +1 में सीख कर आते हैं बहुत अच्छे तरीके से। दिस इज फिनोल। ये क्या करता है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर डोनेट करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर H, और इस ऑक्सीजन पर क्या पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इस ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट किए हैं। ठीक है, ये हो गया। देन अगर हम बात करें, नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज करता है, ये इस कार्बन पर शिफ्ट होता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एंड सेम OH, और यहाँ पर क्या पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली फर्दर ये यहाँ पर मूव करेगा, ये यहाँ पर मूव करेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट, एंड इन दिस वे, एंड फाइनली वी कैन से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करे और ये वापस इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज को डोनेट कर दे, तो हमारे पास फिनोल की फॉर्मेशन वापस हो जाएगी। तो आप यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, देयर इज डीलोकेलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और फाइनली चला गया कहाँ पर? फिनोल पर। तो अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने बनाए हैं किसके लिए? फिनोल के लिए। देयर आर टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर फिनोल। देखिए बच्चे, अगर हम बात करें, फिनोल जो है अगर एसिड है, इट्स मीन दैट दे कैन लूज ऑक्सीजन एंड कन्वर्ट इनटू दिस आयन, है ना, फिनोक्साइड आयन में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, वहां पर क्या बनता है? सोडियम फिनोक्साइड। आई थिंक मैंने वहां पर फिनोक्साइड आयन बोला, सोडियम फिनोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज, और देखिए इस नेगेटिव चार्ज, अगर मैं इस फिनोक्साइड आयन इसके अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो बच्चे देखिए क्या होगा, ये यहाँ पर शिफ्ट करें, डेफिनेटली इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ऑलरेडी थी, एक आ गए हैं नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करें। उस कंडीशन में यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर नेगेटिव, फर्दर आप मूव करिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट करें, नेगेटिव चार्ज, एंड फर्दर मूव ऑन दिस कार्बन O। फिर से अगर आप बात करें, ये मूव करेगा, ये वाला इधर शिफ्ट करेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, एंड फाइनली ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाए और यहाँ पर शिफ्ट हो। इस तरीके से फर्दर ड्यू टू दिस डीलोकेलाइजेशन नेगेटिव चार्ज यहाँ पर वापस आ गया। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, देयर आर ऑलरेडी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर द फिनोक्साइड आयन। मींस फिनोल और फिनोक्साइड आयन दोनों ही 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं।
अगर बच्चे मैं आपसे पूछूं कि आउट ऑफ दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से और फिनोक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है? तो अगर हम बात करें ये भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो अगर हम आपको याद हो कि हम 11th क्लास में जब पढ़ते थे कि अगर हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से ये छांटना हो कि कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो हम क्या देखते थे कि जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। मींस नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। बट ये दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम है तो हम नहीं बता सकते। दोनों में डीलोकेलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज हो रहा है, हम नहीं बता सकते। तो अगर मैं इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करूं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहां पर देयर इज चार्ज सेपरेशन, देयर इज चार्ज सेपरेशन, ठीक है। एंड चार्ज सेपरेशन, कौन सा चार्ज सेपरेशन? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, हर जगह क्या है? चार्ज सेपरेशन। दूसरी बात आप ये भी बोल सकते हो कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ड्यू टू चार्ज सेपरेशन these resonating structures are less stable resonating structure, क्योंकि हमें मालूम है ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिनमें चार्ज सेपरेशन होता है उन्हें चार्ज को सेपरेट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एंड दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर लेस रेजोनेटिंग स्टेबल। और अगर हम इनकी बात करें, these resonating structure are more stable resonating structure। इसका मतलब सीधी सी बात ये हुई कि जो फिनोल अपना H पॉजिटिव रिलीज कर देगा उस कंडीशन में ये बन जाएगा फिनोक्साइड आयन। और जब ये फिनोक्साइड आयन बन जाएगा तो अपने प्रोटॉन को छोड़कर भी उतना ज्यादा खुश है जितना कि इस प्रोटॉन को अपने साथ रखकर खुश नहीं है। इट्स मीन दैट क्योंकि फिनोक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल बन रहे हैं, जो कि क्या प्रूव करता है कि अगर फिनोल अपना हाइड्रोजन छोड़ दे तो वो ज्यादा स्टेबल हो जा रहा है। इट्स मीन दैट वी कैन से phenoxide ion is more stable than phenol. It's mean that it can release its S positive easily. Hence we can say it is more stable या it show acidic behavior. It show acidic behavior. That is why we can say acidic behavior. ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है how can you say that phenols are acidic in nature, then you have to draw the resonating structure of both phenol and phenoxide ion. आफ्टर दैट हम बात करेंगे कि ये वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिनमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, जिनमें डीलोकेलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज है, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बजाय कि किसके? ऊपर वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के। सही, तो हेंस वी कैन से दिस फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर। अगर हम बात करें कि फिनोल और अल्कोहल में से अगर हमें कंपैरिजन करनी आ जाए कि अल्कोहल क्यों एसिडिक है और फिनोल्स क्यों एसिडिक है और अल्कोहल क्यों एसिडिक नहीं है, तो मुझे अगर हम अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल ने अगर अपना H पॉजिटिव छोड़ दिया तो एल्कोक्साइड आयन की फॉर्मेशन होती है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ दिस एल्कोक्साइड आयन। और हमें मालूम है इन एल्कोक्साइड आयन में कोई रेजोनेंस नहीं होती, कोई रेजोनेंस इसको स्टेबलाइज नहीं करती। इनफैक्ट यहाँ पर उल्टा क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट ऑफ आर ग्रुप, जो कि यहाँ ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज्यादा इंक्रीज कर देता है। देखिए ऑक्सीजन पर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो उतना ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, उतना ही ज्यादा वो प्रोटॉन को लेने के लिए क्या करेगा? ईगरनेस हो जाएगी उसके अंदर कि अपने प्रोटॉन को वापस खींचेगा। इट्स मीन दैट अपने प्रोटॉन को नहीं छोड़ेगा। अगर H पॉजिटिव रिलीज ही नहीं करेगा तो एल्कोहल्स एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेंगे। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो हमने कहा एल्कोक्साइड आयन में, एल्कोहल में जो एल्कोक्साइड आयन बनता है वहां पर कोई रेजोनेंस नहीं होती जो उसको स्टेबलाइज करे, जबकि फिनोल्स में रेजोनेंस के कारण फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर। होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो क्या कि किस तरीके से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर फिनोल पर लगा हुआ है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे अफेक्ट करता है। मींस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल। ठीक है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। ठीक है, चलिए देखिए हम बात कर रहे हैं, ये है हमारा फिनोल, इस पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मींस ऑर्थो पे लगा हुआ है, मेटा पर लगा हुआ है या पैरा पर लगा हुआ है। देखिए सीधी सी बात बची, एक बात हमें ध्यान में देनी है, वो क्या कि कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आएगा इसके लॉस होने से
यहाँ पर H पॉजिटिव, सॉरी इन दिस वे H पॉजिटिव चला जाएगा, तो ये जो नेगेटिव चार्ज आएगा, जो भी स्पीसीज क्या करेगी, इस नेगेटिव चार्ज को बेंजीन की तरफ खींचेगी या उसको बेंजीन से भी बाहर निकाल देगी। मींस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फिनोक्साइड आयन से खींचेगा अंदर की तरफ और उस नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देगा, फैला देगा। हमेशा याद रखिए, ठहरा हुआ चार्ज जो होता है वो अनस्टेबल होता है। किसी के भी ऊपर अगर चार्ज ठहर गया है तो वो अनस्टेबिलिटी को शो करता है। तो इस ऑक्सीजन पर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा और वो उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होगा। लेकिन अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, जिसके कारण चार्ज को क्या कर देगा, डिस्पर्स कर देगा, फैला देगा और एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। देखिए सीधी सी बात है, अगर मैं कह रही हूँ कि ये फिनोक्साइड आयन है मींस O नेगेटिव, ठीक है, अगर कोई ग्रुप इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता चला जाएगा। नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा ऑक्सीजन उतना ही आतुर हो जाएगा या उतना ही मतलब क्या शो करेगा, ईगरनेस शो करेगा कि वो अपने प्रोटॉन को वापस एब्स्ट्रैक्ट करने की, मतलब उसको रिलीज नहीं करना चाहेगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगी, डिक्रीज। तो वी कैन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन ऑफ phenoxide ion and hence stabilize it and increase acidic strength, ठीक है। फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। उधर अगर हम बात करें, फिनोल पर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। मींस अगर फिनोल फिनोक्साइड आयन में चेंज हो चुके हैं तो यहाँ पर और ज्यादा इंटेंसिफाई कर देंगे नेगेटिव चार्ज को, और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, मैंने अभी भी कहा ठहरा हुआ चार्ज हो, और जितना ज्यादा चार्ज हो वो उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे, इंक्रीज और वी कैन से इंटेंसिफाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन ऑफ फिनोक्साइड आयन and hence destabilize it or decrease acidic strength, और एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीज करेंगे, विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे। तो हमने ध्यान रखना है, देखिए ऐसा नहीं है कि हमेशा ऑर्डर सेम रहने वाला है, कभी कभी ऑर्डर बदल जाएंगे। कभी कभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या रिलीजिंग ग्रुप अगर लगे होंगे तो हो सकता है कि फिनोल इनसे ज्यादा क्या हो, एसिडिक हो या कम एसिडिक हो, ठीक है। यूजुअली विड्रॉइंग के केस में तो नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग के केस में ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगे होंगे तो किस तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ अफेक्ट होने वाली है। तो एक जनरल सा रूल हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डेंसिटी डिक्रीज करेंगे ऑक्सीजन पर, उसको स्टेबलाइज करेंगे और एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे। और रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे, इंटेंसिफाई करेंगे नेगेटिव चार्ज को, उसको डिस्टेबलाइज करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, ठीक है। उससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक चीज और हम यहाँ पर करेंगे। देखिए हमने कहा कि ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, और ये कौन सी पोजीशन है, पैरा पोजीशन है। ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन। तो किसी भी एसिडिक स्ट्रेंथ को या एसिडिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करने से पहले आप देखिए, अगर मैं बात करूं ऑर्थो पोजीशन की, ऑर्थो के ऊपर +R या +M हम बोल सकते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस एक ही बात है दोनों। तो रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट -R -M, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट +I -I, सब के सब इफेक्ट वर्क करते हैं। मतलब ऑर्थो जो पोजीशन होती है उसमें मेसोमेरिक इफेक्ट +M या रेजोनेंस आप बोल सकते हो +R और -R, +I -I, हाइपर कॉन्जुगेशन, सब इफेक्ट यहाँ पर वर्क करते हैं ऑर्थो पोजीशन पर, ठीक है। मेटा पोजीशन की अगर हम बात करें, यहाँ पर +M -M वर्क नहीं करता, सही है। यहाँ पर अगर हम बात करें किस चीज की, इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता है, मतलब +I -I दोनों वर्क करते हैं, मतलब इस पोजीशन पर +I और -I वर्क इफेक्ट करते हैं।
और यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी वर्क नहीं करता। तो मेटा पोजीशन पर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन या वी कैन से रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट यहाँ पर वर्क नहीं करना है। और बच्चे अगर हम बात करें किसकी, पैरा पोजीशन की, तो यहाँ पर प्लस एम माइनस एम वर्क करता है, लेकिन यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट वर्क नहीं करते हैं, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या करता है, वर्क करता है। तो वी कैन से कि ऑर्थो पोजीशन पर ये सब इफेक्ट वर्क करते हैं, मेटा पोजीशन पर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता है, लेकिन पैरा पोजीशन पर जाकर इंडक्टिव इफेक्ट वैनिश हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि जैसे जैसे कार्बन से दूरी बढ़ती चली जाती है किसी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या रिलीजिंग ग्रुप की, तो इफेक्ट क्या होता चला जाता है, चेन के साथ डिक्रीज होता चला जाता है, और ऑलमोस्ट 3 कार्बन के बाद प्लस आई माइनस आई इफेक्ट क्या हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए ये सब बातें आपको दिमाग में रहनी चाहिए, जो कि आप +1 में बेसिक्स में पढ़ के आते हैं। रेजोनेंस क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है, या हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, प्लस आई क्या है, माइनस आई क्या है। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रायर नॉलेज भी काम आने वाली है। तो लेट वी टॉक अबाउट एसिडिक बिहेवियर। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिंग में लगा हुआ, for example, let us talk about the behavior of orthonitrophenol, then metanitrophenol, and then paranitrophenol. पॉजिटिव। डेफिनेटली ये बात सबको मालूम है कि NO2 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करता है। देखिए बच्चे, अगर हम यहाँ पर बात करें, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट हुई, ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, आपको ध्यान हो। तो अगर आप देखें यहाँ पर इस पोजीशन पर जब ये नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पर, तो ये जो NO ग्रुप यहाँ पर है, ये इसको बाहर इधर रेजोनेंस में खींच लेगा यहाँ पर। इट्स मीन दैट डबल बॉन्ड N, O नेगेटिव पॉजिटिव, ये पहले भी पॉजिटिव था ही, तो इस तरीके से O, मैं इसको बेसिकली नेगेटिव चार्ज बना ही देती हूँ, मतलब मैं फिनोक्साइड आयन बना देती हूँ, या चलो रहने देते हैं, डबल बॉन्ड O लाइक दिस। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि इस पोजीशन पर अगर नेगेटिव चार्ज आएगा और नाइट्रोजन ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है, तो इस नेगेटिव चार्ज को बाहर खींच देगा, विड्रॉ कर देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। इसको आप एज इट इज लिख दीजिए, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज लाइक दिस। ठीक है, तो इसमें दैट विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है, इस नेगेटिव चार्ज को खींच रहा है यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पर अगर हाइड्रोजन को रिलीज करने के बाद अगर यहाँ पर फिनोक्साइड आयन बनेगा, विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा। या आप यहाँ पे सीधा फिनोक्साइड आयन बना सकते हैं, तो उस कंडीशन में हम यहाँ से चार्ज खत्म कर देंगे, यहाँ से भी चार्ज खत्म कर देंगे, तो इस तरीके से डबल बॉन्ड हो, ऐसे हम शो कर सकते हैं। ठीक है, तो विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। इसका मतलब क्या कर रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखिए यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि कार्बन से नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, बिल्कुल करेगा। देखिए यहाँ पर और कोई इफेक्ट पर्टिकुलर यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, माइनस आई, या आप बोल सकते हो माइनस आर भी या माइनस एम भी ये कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर की तरफ खींच रहा है। ठीक है, अगर मैं इस पोजीशन की बात करूं, मुझे अभी अभी हमने बात करी थी, यहाँ पर सिर्फ माइनस आई है, माइनस एम यहाँ पर वर्क नहीं करता है, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस आई है। देखिए माइनस आई और माइनस एम दोनों ही एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, तो ये भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और अगर यहाँ की बात करें पैरा पे, तो यहाँ सिर्फ माइनस आई वर्क कर रहा है, माइनस आई है यहाँ पे जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट नहीं है। तो अगर हम बात करें ऑर्थो की, ऑर्थो पर दोनों इफेक्ट है जो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ की अगर हम बात करें, सिर्फ माइनस आई है जो कि वीक है इन कंपैरिजन टू माइनस एम। हमें मालूम है मेसोमेरिक इफेक्ट में या रेजोनेंस में अगर हम बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट वीक होता है, जबकि मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात करी बच्चे, यहाँ पे वीक इफेक्ट है जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए माइनस आई भी है, माइनस एम भी है। इसका मतलब वी कैन से सबसे ज्यादा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एसिडिक होना चाहिए,
उसके बाद पैरा नाइट्रोफिनोल होना चाहिए, फिर मेटा नाइट्रोफिनोल होना चाहिए और लीस होना चाहिए फिनोल, क्योंकि तीनों के तीनों ग्रुप क्या कर रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बच्चे यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज आता है, एंड व्हाट इज दैट चेंज कि इन केस ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनोल यहाँ पर इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। यहाँ पर क्या हो जाती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये H पॉजिटिव के रिलीज को मुश्किल कर देती है। समझ में आ रही है, किसके कारण, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। तो जो बेसिकली ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ज्यादा अच्छा एसिड होना चाहिए था, लेकिन उसकी कंपैरिजन में कौन, पैरा नाइट्रोफिनोल ऑर्थोनाइट्रोफिनोल से अच्छा एसिड निकल जाता है। इसीलिए ऑर्डर क्या हो गया, सबसे ज्यादा अच्छा पैरा नाइट्रोफिनोल, देन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड देन मेटा नाइट्रोफिनोल एंड फाइनली कौन, फिनोल इज मोर एसिडिक। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एसिडिक बिहेवियर को क्या करना है बच्चे, एक्सप्लेन करना है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, किसके कारण, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो इस तरीके से हमें सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो ऑपरेट करके देखने हैं कि यहाँ पे कौन सा इफेक्ट वर्क कर रहा है और कौन सा इफेक्ट वर्क नहीं कर रहा है। उसके बेसिस पर आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा ग्रुप ज्यादा एसिडिक बिहेवियर शो करने वाला है। ठीक है, देखिए बच्चे, अगर हम यहाँ पर बात कर लें कि फिनोल्स में क्या लगा हुआ है, OCH3 मिथोक्सी फिनोल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है ना, ऑर्थो मिथोक्सी फिनोल। यहां पर हम बात कर लेते हैं किसकी, मेटा मिथोक्सी फिनोल एंड फाइनली पैरा मिथोक्सी फिनोल, पैरा मिथोक्सी फिनोल। ठीक है, तो मुझे यहां पर अगर हम बात करें, देखिए इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें +M वर्क ऑपरेट करेगा, बिल्कुल करेगा, जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है ना, यहाँ पे +M वर्क करेगा, बिल्कुल ये देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इंटेंसिफाई करेगा नेगेटिव चार्ज को, मींस +M इफेक्ट डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। बट कार्बन से ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट्स मीन दैट यहाँ पर -I इफेक्ट भी वर्क करेगा, जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। लेकिन ऑलवेज M इज स्ट्रॉन्गर देन -I एक्सेप्ट हेलोजन, हेलोजन को छोड़ के। यहाँ पर अगर हम बात करें +M जो इफेक्ट है वो वर्क करता नहीं है मेटा पोजीशन पर, मतलब मीजोमरिक इफेक्ट, या फिर आप बोल सकते हो कि ये प्लस अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर डोनेट नहीं कर सकता, +R बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर -I क्या कर सकता है, वर्क कर रहा है, ये क्या करेगा, इंक्रीज, लेकिन यहाँ पर डिक्रीज करने वाला कोई इफेक्ट नहीं है। यहाँ डिक्रीज करने वाला है, इंक्रीज करने वाला भी है, बट डिक्रीज करने वाला ज्यादा है और यहाँ पर सिर्फ इंक्रीज करने वाला है। यहाँ पर अगर हम बात करें +M है, बिल्कुल, जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा, और -I नहीं है, जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता, इंक्रीज करता। तो आप खुद भी समझ गए होंगे, अब इतना बताने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पर हमें, कि देखिए ये डिक्रीज करने वाला डोमिनेटिंग है। यहाँ पर देखिए -I क्या कर रहा है, इंक्रीज, इसका मतलब सबसे पहले अगर हम बात करें मेटा मिथोक्सी फिनोल इज मोर एसिडिक। देन हम बात करें किसकी, यहाँ पर -I है, यहाँ पर तो -I है भी नहीं, यहाँ सिर्फ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ इंक्रीज होने के साथ साथ डिक्रीज भी हो रहा है, यानी कि इसके बाद ऑर्थो मिथोक्सी फिनोल, ऑर्थो मिथोक्सी फिनोल एंड फाइनली हम किसकी बात करें, देयर इज पैरा मिथोक्सी फिनोल। ठीक है, तो ये एसिडिक ऑर्डर हो गया इनका कि सबसे ज्यादा मेटा, देन ऑर्थो और फिर कौन, पैरा। तो मेटा, ऑर्थो और पैरा मिथोक्सी फिनोल, इस तरीके से इनका एसिडिक बिहेवियर। सिमिलरली बच्चे, अगर हम यहाँ पर CH3 ग्रुप यानी कि क्रिसोल की बात कर लें, यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ऑर्थो पर, मेटा पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, और सिमिलरली पैरा पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है OH के साथ। तो यहाँ पर भी हम चेक करते हैं, देखिए कौन कौन से इफेक्ट वर्क करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें R ग्रुप जो होता है वो +I शो करता है, सबको मालूम है। तो यहाँ पर +I जो कि क्या कर रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि +I डिक्रीज करेगा और -I क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करने वाला है, डिक्रीज करने वाला है। हाइपर कॉन्जुगेशन भी क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा, देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर सिर्फ
प्लस आई है जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, डिक्रीज। यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन वर्क नहीं करता है मेटा पोजीशन पर। अगर बात करें पैरा की, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन है जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें प्लस आई की, तो प्लस आई यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर आप चेक करिए, यहाँ पर दोनों ही ग्रुप दोनों ही इफेक्ट हैं जो कि क्या करें, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करने वाला वो कौन सा है, इंडक्टिव। यहाँ पर एक है लेकिन हाइपर कंजुगेशन इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव इफेक्ट। इट्स मीन दैट यहाँ वाला डिक्रीज करने वाला इफेक्ट वीक है, ये ज्यादा डिक्रीज करने वाला इफेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हुआ, मेटाक्रिसोल इज मोर एसिडिक देन बोथ ऑफ दीज। ठीक है, उसके बाद कौन हुआ, पैरा, क्योंकि वहां पर एक ही डिक्रीज करने वाला, यहाँ पर दोनों। उसके बाद पैराक्रिसोल एंड लीस्ट इज ऑर्थोक्रिसोल। तो ये सभी के सभी जो ग्रुप थे बच्चे, आपको दिख रहा है सभी के सभी एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करने वाले इफेक्ट थे। मतलब माइनस आई तो यहाँ पर था ही, तो ये सभी के सभी क्या कर रहे थे, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहे थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे ज्यादा अच्छा एसिडिक में से कौन हो जाएगा, फिनोल। यहाँ पे सबसे अच्छा कौन हो जाएगा, फिनोल। फिनोल, मेटाक्रिसोल, पैराक्रिसोल और ऑर्थोक्रिसोल। तो पुअर कौन हुआ, ऑर्थो। रीजन आप समझ ही गए होंगे कि दोनों के दोनों इफेक्ट यहाँ पर क्या है, एसिड स्ट्रेंथ को वीक करने वाले इफेक्ट यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। तो इस तरीके से कोई भी ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ हो, चाहे वो NH2 ग्रुप आप यहाँ पे लगा सकते हैं, आप हेलोजेंस लगा सकते हैं, और उसके बेसिस पर यहाँ पर आप अरेंज करके देख सकते हैं कि कौन सा ज्यादा अच्छा एसिड होगा। तो बच्चे अगर मैं बात करूं यहाँ पर हेलोजेंस की, किसकी बात करें, हेलोजेंस की, तो हेलोजेंस में माइनस आई इफेक्ट वर्क करता है, लेकिन उसके साथ साथ प्लस एम वर्क भी काम करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, लेकिन हमें मालूम है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट भी करते हैं। और हेलोजेंस के केस में माइनस आई इज स्ट्रॉन्गर देन प्लस एम। ठीक है, माइनस आई इज स्ट्रॉन्गर देन प्लस एम। इट्स मीन दैट ऑल द हेलोजन जो भी डेरिवेटिव्स होंगे या फिर जो हेलोजन अटैच होगा, चाहे वो फ्लोरो हो, चाहे क्लोरो हो, चाहे ब्रोमो हो, चाहे आइडो हो, फिनोल्स के ऊपर, वो सारे के सारे एसिड्स स्ट्रॉन्गर एसिड होंगे देन फिनोल। किसको छोड़ के, सिर्फ पैरा फ्लोरोफिनोल को छोड़ के। ठीक है ना, किसको छोड़ के, पैरा फ्लोरोफिनोल को छोड़ के, बाकी सभी के सभी क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल। ठीक है, और अगर मैं बात करूं ऑर्थो हेलोफिनोल्स देन मेटा हेलोफिनोल एंड जो लीस होगा दैट इज ऑर्थो मेटा पैरा हेलोफिनोल। इट्स मीन दैट अगर कोई हेलोजन लगा हुआ है तो उसका ऑर्डर यही रहने वाला है, सबसे ज्यादा एसिडिक ऑर्थो, फिर मेटा और फिर पैरा। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि हेलोजन के केस में कौन सा इफेक्ट वर्क कर रहा है, माइनस आई वर्क कर रहा है, प्लस एम जो है वीक इफेक्ट होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो माइनस आई इफेक्ट होते हैं, प्लस आई इफेक्ट होते हैं, जैसे जैसे कार्बन की लेंथ बढ़ती चली जाती है, दूरी बढ़ती चली जाती है विड्रॉइंग ग्रुप की या हेलोजन की, तो माइनस आई वीक होता चला जाता है। तो यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गर माइनस आई, यहाँ पर उसके बाद स्ट्रॉन्गर माइनस आई, और लीस्ट स्ट्रॉन्गर क्या होगा यहाँ पर होने वाला है पैरा में। तो कोई भी हेलोजन अगर हमें लिया हुआ है तो ऑर्डर क्या रहने वाला है, ऑर्थो मेटा और पैरा हेलोफिनोल्स। इट्स मीन दैट अगर ऐसे लिखा हुआ है फिनोल OH Cl, यहां पर Cl और यहां पर Cl। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे अच्छे ये, फिर ये, और लीस्ट कौन हुए, पैरा। तो यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस आई प्लस साथ में कौन सा इफेक्ट करने वाला काम, एम। यहाँ पर सिर्फ कौन सा इफेक्ट है, प्लस माइनस आई है, और यहाँ पर अगर हम बात करें कौन सा इफेक्ट है, माइनस प्लस एम इफेक्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्गर, सबसे जो स्ट्रॉन्गर आई इफेक्ट होता है वो यहाँ पर होता है। हमने कहा क्योंकि इस केस में वीक होता है एम, तो आई डोमिनेटिंग होता है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑर्थो के केस में, फिर मेटा के केस में, और फिर किस में, पैरा के केस में। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ऑर्थो की, सिर्फ कोई हेलोजन लगा हुआ है जैसे OH, मैंने कहा क्लोरो, उसके बाद कौन होने वाला है यहाँ पे, ब्रोमो, ऑर्थो ब्रोमो, देन ऑर्थो आइडो, और सबसे जो वीक होता है वो होता है ऑर्थो पे अगर फ्लोरो लगा हुआ है, ऑर्थो फ्लोरोफिनोल वीकेस्ट यहाँ पर होता है। उसका रीजन होता है क्या,
यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाना। क्या हो जाना? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन F एंड OH। तो इसके कारण इस H का रिलीज डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए ऑर्थो जो फिनोल्स होते हैं वो इन सब में क्या होंगे? वीकेस्ट एसिड होने वाले हैं। तो इस तरीके से बच्चे अगर आपको कोई भी NH2 ग्रुप लगा हुआ है, आप NH2 ग्रुप लगा के अपने आप से एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हैं कि वो +M कर रहा है, उसके साथ साथ -I भी वहां पे शो कर रहा है। तो कौन सा इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होने वाला है? यहाँ पर +M स्ट्रॉन्गर होने वाला है इन कंपैरिजन टू -I। तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल जैसे मिथॉक्सीफिनोल की हमने बात करी, ऐसे ही अमीनोफिनोल्स की भी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो आप इनके बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको आएंगे कि अरेंज द फॉलोइंग हैलोजेंस फिनोल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो बच्चे आपने सिर्फ यही चेक करना है कहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, विड्रॉइंग लगा हुआ है या रिलीजिंग लगा हुआ है, किस तरीके से वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करने वाले हैं। तो बच्चे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम कुछ और फिनोल्स की रिएक्शंस की बात करेंगे। तब तक हैव अ नाइस डे बच्चों।